हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। नए चैप्टर्स, नए कॉन्सेप्ट और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज इंट्रोडक्शन क्लास के बाद पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आज रक्षाबंधन का दिन है और अगर आप आज लेक्चर देख रहे हैं या कल लेक्चर देख रहे हैं तो एक बार मैं आप सभी देशवासियों को केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स के सभी फैकल्टीज की तरफ से फिजिकल बाय आलोक सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कुमुद रंजन सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कुमार मन्नू, हम सभी की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आइए हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी के लिए भी कोई क्वेरी चाहिए, रिलेटेड एडमिशन, रिलेटेड कोर्स प्रोग्रेस या कुछ भी बातें करनी हो तो आप इस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आइए आगे। सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को देखें, थोड़ा सा चैप्टर्स को पहले समझ लें, क्योंकि अपनी जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री आप 11th और 12th को जब लें तो कंप्लीट एनसीईआरटी केमिस्ट्री में अपने 30 यूनिट्स आपको मिलेंगे। इस 30 यूनिट्स में एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको 10 यूनिट्स दिखाई देंगे, कुछ 11th में और कुछ 12th में। पहले मैं इस 10 यूनिट्स के बारे में आपको डिस्कस कर लूं। ये 10 यूनिट्स कुछ 11th में है और कुछ 12th में है। जैसे अगर मैं 11th की बात करूं कि 11th में आखिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से यूनिट हैं, आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख पाएंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिसको आप इन शॉर्ट पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स भी आपको मिलेगा एक, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। तीसरा यूनिट आपको बच्चों केमिकल बॉन्डिंग एक यूनिट मिलेगी। एक यूनिट आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिलेगा। और कंफ्यूज नहीं होना है, एस ब्लॉक अलग चैप्टर है, अलग यूनिट है और हाइड्रोजन अलग यूनिट है। और आपको एक बार फिर से हम बता दें, हाइड्रोजन 1A ग्रुप का मेंबर नहीं है, क्योंकि लोग गलतफहमी में इसको 1A ग्रुप का मेंबर लेकर के और उसको एस ब्लॉक के अंदर उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी नहीं, वो एक अलग चैप्टर एनसीईआरटी में है। हाइड्रोजन 1A ग्रुप का मेंबर आप कभी नहीं बोलेंगे। पांचवा यूनिट है, 11th में ही एक यूनिट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे एयर, वाटर और पोल्यूशन, एयर वाटर का पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन आप लोग पढ़ते हैं 9th 10th में, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एक यूनिट 11th में और है आपको पी ब्लॉक। पी ब्लॉक काफी बड़ा होता है पी ब्लॉक, तो इसका कंप्लीट पी ब्लॉक नहीं, ग्रुप 13th एंड ग्रुप 14th दो ही ग्रुप आपको 11th में पढ़ने होते हैं। तो ये 6 यूनिट आपके 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्से में है एनसीईआरटी में। अब आ जाइए 12th की बात करते हैं। 12th में कौन कौन सी यूनिट है। 12th में पहला यूनिट फिर डी एंड एफ ब्लॉक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आपने सुना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या हो सकता है आपने अभी जस्ट 10th दिया है, 11th में आया है तो कोऑर्डिनेशन के बारे में आइडिया ना हो। एक यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, और एक यूनिट है पी ब्लॉक। एक बार फिर से ये जो पी ब्लॉक है इस बार ये 14th ऑनवर्ड्स है, मतलब 15th, 16th, 17th एंड 18th ग्रुप, मतलब मेजर जो पी ब्लॉक है वो 12th में है। तो देखने से लग रहा है कि 11th में
6 यूनिट है और 12th में कम 4 यूनिट है। तो 11th की इनऑर्गेनिक देखने से लग रही है कि शायद बड़ी है, नंबर ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से बड़ी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव कंटेंट के हिसाब से 12th ज्यादा है और थोड़ा डिफिकल्ट भी। तो कॉम्पिटिटिव कंटेंट अगर देखें आप तो आपको 12th में ज्यादा है, क्योंकि पी ब्लॉक काफी बड़ा है। तो 3A 13th ग्रुप और 4A 14th ग्रुप छोड़ के सारे ग्रुप तो आपको 12th में ही पढ़ने हैं, और ये सारे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। तो इस तरीके से ये 11th और 12th की टोटल कंप्लीट हमने यूनिट्स गिनवाया आपको कि 10 यूनिट केमिस्ट्री, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 यूनिट्स पढ़ने हैं। हाँ, एडिशनल में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का 1 यूनिट का कुछ बेसिक चीज सीखेंगे, ज्यादा नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक चीजें, सारी चीजें नहीं। जैसे बोर मॉडल का कैलकुलेशंस है वो भी छोड़ेंगे हम लोग, जैसे क्वांटम मॉडल के कुछ कैलकुलेशंस हैं वो भी हम लोग छोड़ेंगे, क्वांटम नंबर्स लेंगे और कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी चीजें लेंगे, बेसिक चीजें जो होती हैं वो। और इनका एक चैप्टर रेडॉक्स केमिस्ट्री आप जानते हैं, ये दोनों फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, लेकिन हम लोग यहां पर थोड़ा सा इसका बेसिक लेवल कवर करेंगे। रेडॉक्स में आप वो पार्ट कवर कीजिएगा इनऑर्गेनिक में जो पार्ट की फिजिकल में आप कवर नहीं कर पाएंगे। रेडॉक्स में खास करके आप वो पार्ट पढ़ेंगे यहां पर जो पार्ट आप फिजिकल में कवर नहीं करेंगे, वो फिजिकल में आपको पढ़ाया भी नहीं जाएगा। बेसिकली हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स, उनके रिएक्शंस पर पकड़ बनाने की बात करेंगे। जो फिजिकल में हम लोग कॉन्वेंशनली अगर बात करें परंपरागत तरीकों से, तो हम लोग फिजिकल में उसको डील नहीं करते। तो कुल मिलाकर के 10 यूनिट है और ये 2 एडिशनल में हम लोग उसके कुछ बेसिक चीजों पर बात करेंगे ताकि इनऑर्गेनिक में फायदे। अब लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा हल्के में लेते हैं, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी हल्के में लेते हैं, और ये मिसकॉन्सेप्शन लगभग इंडिया के हर कोने में है कि लोग वहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा छोटा समझ लेते हैं, हल्के में भी लेते हैं, थोड़ा छोटा भी समझ लेते हैं, आसान भी पता नहीं समझ लेते हैं, या कुछ लोग शायद ज्यादा मुश्किल समझ करके छोड़ भी देते हैं। तो चीजों को पहले समझ लीजिए, लोग छोटा क्यों समझते हैं? छोटा इसलिए समझते हैं, वो हाइड्रोजन, ये आप देखिए जिसमें मैं टिक कर रहा हूं, आप उस यूनिट को सही से देखिए, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक, और यहां के पी ब्लॉक, मतलब 4 और 2 6 यूनिट। इस 6 यूनिट को लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते, इसको ब्लॉक बोल के इग्नोर कर लेते हैं। लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल देते हैं कि इनऑर्गेनिक में है ही कितना पढ़ना, निकल लेते हैं बोल के, क्या एक पीटी, एक बॉन्डिंग, 2 और तीसरा सीधे लोग बोल देंगे, पहले तो कोऑर्डिनेशन ले लीजिए, 3 मेटलर्जी ले लीजिए, 4 और बोलेंगे फिर ब्लॉक, सिंपली बोल देंगे ब्लॉक, 5। मतलब आप इतने बड़े 6 यूनिट को एक झटके में समेट लिए और ब्लॉक बोल दिए। मतलब ये मोर देन 50% प्लस केमिस्ट्री अकेले ही है जिसको आप एक झटके में एक चैप्टर बना लिए। तो इनऑर्गेनिक हो गई छोटी, इसमें क्या है, नहीं पढ़ना है तो कुछ ना कुछ बहाना हम लोग निकाल ही लेंगे, हो गई छोटी। 6 चैप्टर्स को एक साथ आप एक्यूमुलेट करके एक नाम दे देंगे, ब्लॉक बोल देंगे। तो अब पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना है तो भैया बोलिए इनऑर्गेनिक है ही नहीं, और छोटी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव सेक्शन में आप जो पहले ये बात समझिए, इस तरीके से आप लेके नहीं चल सकते हैं, ये लापरवाही नहीं चलती है। हमने पहले ही दिखा दिया कि 30 केमिस्ट्री एनसीईआरटी यूनिट्स में से 10 यूनिट्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं तो हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जा करके एनसीईआरटी के 4 वॉल्यूम को पलटिए और इन चैप्टर्स को ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। अगली बात, अब आते हैं कॉम्पिटिटिव में। कोई भी कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं होगा अभी के समय में जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मामले में 1/3 ना पूछे जाए। एक्चुअली मैं फिजिकल के बारे में भी ऑर्गेनिक के बारे में भी यही बातें करूंगा कि ऐसा नहीं है कि वो 1/3 नहीं पूछा जाएगा, ±1 से लेकर 2-3 क्वेश्चन तक होते रहता है। किसी साल फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे जेई में, मेन में, एडवांस में, किसी साल ऑर्गेनिक के ज्यादा आ जाएंगे तो कभी इनऑर्गेनिक के आ सकते हैं। ±1-2 क्वेश्चन होते हैं, ये लगे रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 1/3 आने ही आनी है अगर हम ऑन एवरेज बात करें। फिर मैं ले चलता हूं आपको
मेडिकल प्रिपरेशन की तरफ। जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं वो इस बात को गांठ बांध ले अच्छे से, इनऑर्गेनिक 1/3 से ज्यादा आएगी। अगर आपकी 45 क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं तो ऑन एवरेज 17 क्वेश्चन के आसपास इनऑर्गेनिक आते हैं, 15 से ज्यादा ही आते हैं, कभी 18 कभी 19 भी आते हैं। आप देखिएगा, बहुत सी छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 2013 का आप नीट का पेपर पलटिए, 2013 23 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक थे, आप पलट के देखिएगा। और उस 23 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के ऐसे थे जो आईआईटी के पहले पूछे जा चुके हैं, आईआईटी में वो सारे, और उसी को रिपीट किया गया था। तो सीबीएसई मेडिकल या जो अभी नीट हो गया, आप ये भी समझिए वहां क्वेश्चंस आईआईटी से उठ के आते हैं। इसलिए सीबीएसई मेडिकल वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे अपने आप का दर्जा नीचे गिरा के चलते हैं, तो वो गलतफहमी है उनकी, इसीलिए उनका स्कोर अटकता है। अभी हमने पिछले क्लास में बात किया था कि मेडिकल का कटअप 75% प्लस जा रहा है नीट में एमबीबीएस के लिए, 80 के अराउंड जा रहा है। तो 80% कटअप बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे में बच्चे मेडिकल के और उल्टा हल्के में ले लेते हैं, क्या हमारा तो उतना टफ नहीं आएगा, इसीलिए वो उस लेवल पर डेप्थ में नहीं पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा भी डेप्थ में नहीं उतरना चाहते, वो चाहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हम करें। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको हद से ज्यादा एक्सेजरेशन वाला क्वेश्चन, लंबा चौड़ा, जिसका एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा हो, जिसमें मैथमेटिकल एक्सपेंशन कुछ लगता हो, इस तरीके का चीजें भी नहीं करने के लिए हम आपको फोर्स कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कह रहे हैं आईआईटी के ऑब्जेक्टिव्स, जो पिछले 20, 22, 25 सालों के आईआईटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेडिकल वालों के लिए सेम क्वेश्चंस उतार सकते हैं। अगर कोई वीडियो वो टारगेट वाले लोग भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक मैसेज है, वो अभी 2020 वाले प्रिपरेशन में जब एग्जाम देने अगर जा रहे हैं, अगर कोई ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक मैसेज है, वो एक बार आईआईटी के पुराने पेपर्स को, 20-25 साल तक के पेपर्स को, ऑब्जेक्टिव जो सिंगल करेक्ट वाला होता है वो वाला जरूर देख करके जाए, एक बार सॉल्व करके जाए। ठीक है, तो 1/3 आपका आना ही आना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ±1-2 हर सब्जेक्ट में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में हो सकती है। दूसरी बात, मैं काम की चीजें बता रहा हूं, जरा आप ध्यान दें। मेडिकल में मैंने बोला कि आपको प्लस ही रहेगा, जो माइनस नहीं होगा। रेयर ही कभी माइनस हो जाता है, इक्वालिटी पे रहता है या प्लस पे रहता है। और बहुत बड़ी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस नजरिए से देखना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं इनऑर्गेनिक को किस नजरिए से देखना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं खास करके समझाता हूं बच्चों को, आप लोगों को ये बताऊं, आप इसको समझ रहे हैं कि सर अगर मान लो सर कि मैं नीट का एग्जाम दे रहा हूं, तो सर मेरा 15 से 18 क्वेश्चंस मैं लेके चल रहा हूं 45 में। सर मैं मेन का एग्जाम दे रहा हूं, सर मैं 9 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक चल रहा हूं 30 में। 25 का हो गया पेपर, आपको भी पता होना चाहिए, मैं 30 तक की बातें कर रहा हूं, 25 को भी ज्यादा दिन नहीं हुए। तो पॉइंट क्या, आप इनऑर्गेनिक को इस नजरिए से देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको समझाता हूं इनऑर्गेनिक को किस नजरिए से देखना चाहिए। अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप नीट की ही बात करें, या मेन की भी कर सकते हैं, चलिए मेन की ही बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिजिक्स के एक क्वेश्चन में कितना टाइम लेते हैं जरा ये समझिए। फिजिक्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एवरेज, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तब भी औसतन 1.5 मिनट के अराउंड, 2 मिनट 1.5 मिनट जरूर लेंगे। और अगर आप अच्छे ना हो के एवरेज स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव में, तब तो आप 3 मिनट पार कर सकते हैं एवरेज, मतलब 2.5 से 3 मिनट तब भी आपको लगेंगे मिनिमम। हम लेते हैं 2 से 2.5 मिनट। आप फिर फिजिक्स के बाद अगर आप मैथ्स में बात करें तो आप जानते हैं मैथ्स में भी पर क्वेश्चन आप अच्छे टाइम लेंगे, 2 से 2.5-3 मिनट आप यहां भी टाइम लेंगे। आप अगर फिजिकल की बात करें रिलेटिवली कम लेंगे, हालांकि आप सबको पता है इससे आप प्लस ही लेंगे जो माइनस नहीं होता है सामान्य तौर पर। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से अप्रॉक्स लगभग 1.5 से 2 मिनट के टाइम के आसपास आप जा सकते हैं, प्लस ही लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इस मामले में दोनों रीच है, इन दोनों के क्वेश्चंस लेस देन 1 मिनट में सॉल्व किए जा सकते हैं। आप जरा समझिए चीजों को। अगर आपको हाई स्कोर करना है, मेरी बातों को गौर से सुनिए, अगर आपको हाई स्कोर करना है कंपटीशन में, अच्छे एनआईटीज लेने हैं कंपटीशन में, तो
आपके हाथ में समय रहना चाहिए। यू नीड टाइम, यू विल हैव टू सेव द टाइम। और ये समय लाएंगे कहां से लाएंगे समय? क्योंकि आप एवरेज जितना समय मिल रहा है उससे ज्यादा फिजिक्स में लेते हैं। और आपको पता है मैं जिम्मेदारी के साथ लिख रहा हूं, इसलिए 2-2.5 मिनट लिख रहा हूं। अदरवाइज लेने के लिए फिजिक्स और मैथ्स में 3 मिनट 4 मिनट तक भी सवाल लेते हैं, और किसी किसी क्वेश्चन में 5 मिनट भी लोग लगा लेते हैं। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। वो बनेगा तो तुरंत बनेगा, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल है, ये फैक्ट्स बेस्ड है, कंटेंट बेस्ड है। यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। मैंने बताया था क्वांटिटेटिव पार्ट और क्वालिटेटिव पार्ट। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्वालिटेटिव पार्ट होता है, ये क्वांटिटेटिव नहीं होता। तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फायदा सिर्फ मार्क्स नहीं है, टाइम सेविंग। आप जरा समझिए कि अगर आप 15 क्वेश्चंस को बनाने के लिए 15 मिनट मात्र लेते हैं, तो आप सोचिए आप 15 मिनट में 60 मार्क्स ला चुके हैं, अगर 15 क्वेश्चन भी सॉल्व किए तो कितनी अच्छी चीज है। समय कितना आप सेव कर रहे हैं, और क्वेश्चंस बनने की वजह से कॉन्फिडेंस जो आया वो एक्स्ट्रा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वही हिसाब है जो आप एक कहावत बोलते हैं, आम के आम गुठली के दाम। हम तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, अब गुठलियों के दाम क्या सर गुठलियों के दाम? तो क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से, चूंकि हमने जल्दबाजी में कर लिया तो अपने को टाइम बचा, तो उस टाइम को हम फिजिक्स में, उस टाइम को हम मैथमेटिक्स में, उस टाइम को हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम लगा सकते हैं, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, वो भी हमारा गुठलियों के दाम में काउंट होगा। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस नजरिए से देखिए, हमेशा इस नजरिए से देखिए कि कॉन्फिडेंस आएगा। इनऑर्गेनिक अच्छी होगी तो फिजिकल के भी कुछ पार्ट बहुत अच्छे होंगे आपके। गैसेस स्टेट में आप अच्छा खासा काम कर पाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप अच्छा खासा काम कर पाएंगे, बहुत सारे जगहों पर इसका फायदा होगा। और ऑर्गेनिक में तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से आप गजब का निखार ला सकते हैं, बहुत ज्यादा निखार ला सकते हैं। पूरी केमिकल बॉन्डिंग अगर आपकी अच्छी है तो शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, मैकेनिज्म के प्रोसेस में, वैकेंट ऑर्बिटल के नीड में, खोज में, इन सब चीजों में आपको काफी मदद मिलेगी। तो हमारे लिए एक अच्छा मैसेज ये है हम सबों के लिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने को 100% सॉल्व भी करना है, टाइम भी सेव करनी है, और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना है। तीनों चीजें मैं इस चीज को यहां लिखूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास रखेंगे। मार्क्स गेनिंग, इनऑर्गेनिक ऐसा चीज है जिसमें आप अप टू 100% ला सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो अप टू 100% स्कोर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर हमने बोला कॉन्फिडेंस बिल्डअप, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और फिर हमने बोला कि आप कॉन्फिडेंस बनाइए, आप मार्क्स लाइए, और टाइम सेव कीजिए। इन तीनों चीज के लिए अब आप इस बात को अच्छे से समझ जाइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये वो फायदे हैं जो आपको फिजिक्स, मैथ्स या बाकी हिस्से नहीं दे सकते। ठीक है, हर चीजों की अपनी अपनी खासियत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये खासियत जरूर है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। क्योंकि आप लगातार अगर 10-15 क्वेश्चन सही कर लेंगे, थोड़ा सा बना करके, और जल्दी जल्दी बना लेंगे, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आप जानते हैं कई बार जब कॉन्फिडेंस हो तो हम बैटिंग करने उतरते हैं तो लेके निकलते चले जाते हैं, 6 रन बटोरते हैं, और जब कॉन्फिडेंस पहले बॉल से ना हो तो बॉल इजी भी आता है तो हम गिव अप कर देते हैं। इसलिए ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है। हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लोग आगे पेज पर लौट रहे हैं। अब हम लोग अपने पहले यूनिट की तरफ बढ़े, पढ़ाई की तरफ बढ़े। अपना पहला यूनिट हम लोगों ने रखा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 1।
इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा एस पी डी एंड एफ ब्लॉक, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ इसमें हम लोग कवर करेंगे। मतलब यूं क्या लीजिए, ये पार्ट किया जा रहा है मुख्य रूप से आपके 9th-10th वाले चीजों को रिवाइज किया जा रहा है और थोड़ा सा उसी में एक्सटेंशन लाया जा रहा है। आप जो 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए मेजर पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ते हैं 9th-10th में। आप याद कीजिए, आपके चैप्टर्स होंगे एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। स्टेट बोर्ड वाले लोग अगर हिंदी में करते होंगे तो अम्ल, क्षार, लवण। 9th-10th इसी दो में से कभी कहीं भी आते होंगे, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग क्लासेस में होंगे। आप पढ़ते होंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये भी होगा आपके 9th में या 10th में। हिंदी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले या कोई यूपी बोर्ड वाले या राजस्थान में हिंदी बोर्ड चलता है तो ये लोग बहुत सारे उसको पढ़ते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, ये सारे चैप्टर्स हैं। और ये मोस्टली चैप्टर्स किससे हैं? ये सारे इनऑर्गेनिक के ज्यादातर। केमिस्ट्री लोगों की 11th-12th में आकर के गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि 9th-10th में वो केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और 9th-10th के सारे चैप्टर्स उतर के लगभग आ गए। एक कोऑर्डिनेशन ही एक्स्ट्रा आया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी वहां है ही, पीरियोडिक टेबल भी वहां है ही, केमिकल बॉन्डिंग भी वहां है ही। जरा सोचिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, चारों ब्लॉक मेटल्स और नॉन मेटल्स में थोड़े थोड़े वहां पढ़ना है ही। सोचिए कौन से चैप्टर से कोऑर्डिनेशन नया आया। मेटलर्जी भी वहां है ही, आप याद कीजिए, वो भी आपको पढ़ना। मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शंस वहां पढ़ना होता है। निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण करके आता है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोलते हैं हम लोग, वो भी पढ़ना ही है। तो आप क्या देख रहे हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक में इस तरीके से नहीं है हिसाब किताब। उसके ज्यादातर चैप्टर्स नहीं 9th-10th में, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्यादातर चैप्टर्स हैं 9th-10th में। क्यों डाला गया, ऐसा क्यों किया गया कि फिजिकल ऑर्गेनिक में नहीं डाल के इनऑर्गेनिक में क्यों ऐसा ज्यादा किया गया? वजह है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटायर पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू देगा। एक एलिमेंट्स कार्बन संभाले नहीं संभलता हम लोगों की ऑर्गेनिक में, क्योंकि उसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत बहुत ज्यादा हैं, किसी भी कंपाउंड से ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर क्या हिसाब किताब है, ढेर सारे एलिमेंट्स और तुरंत तुरंत एलिमेंट स्विच होगा। आप एक रिएक्शन बोलते हैं KMnO4 प्लस HCl, आप कभी पोटेशियम के बारे में चर्चा करते हैं, कभी मैग्नीज, कभी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी ऑक्सीजन, कभी क्लोरीन, तुरंत तुरंत एलिमेंट स्विच होता है। इसीलिए 9th-10th से आदत डाली जाती है इस चीज की कि अचानक 11th-12th में अगर तुरंत तुरंत एलिमेंट बदले जाए तो शायद आप ना झेल पाए। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में 9th-10th से शुरू हो गई ये चीजें, कलर के बारे में 9th-10th से शुरू हो गई ये चीजें, प्रॉपर्टीज के बारे में 9th-10th से शुरू हो गई ये चीजें। लेकिन हम लोग 9th-10th में उतना ग्रिप नहीं लेते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनऑर्गेनिक बहुत टफ पड़ जाता है। तो हम लोग इसको इजी करेंगे और हम लोग इस फोरम पर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। इस फोरम पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 11th प्लस 12th कॉम्पिटिटिव के लिए सिर्फ कॉम्पिटिटिव सेक्शन नहीं होगा, 9th प्लस 10th प्लस 11th प्लस 12th प्लस कॉम्पिटिटिव सेक्शन। जी हाँ, आप सही सुने, 9th प्लस 10th प्लस 11th प्लस 12th कॉम्पिटिटिव सेक्शन। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी तभी होगी जब आप 9th-10th से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ बना करके रखेंगे, अदरवाइज इनऑर्गेनिक उतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरुआत में सबसे पहली चीज लाइज है एटम। ये हमारा पेज नंबर है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको नोट करने में सहूलियत होगी। सबसे पहला टर्म लाया जा रहा है एटम, आपको सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट टर्म, क्योंकि एलिमेंट्स पर जब आएंगे तो एटम पे होना चाहिए। एटम जिसको आप परमाणु भी बोलते हैं। ये एटम, ये टर्म दिया गया किनके द्वारा? आप जब भी पढ़ें तो मोबाइल फोन लेकर के, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो जैसे मैं कोई चीज बोलूं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कि एटम किनके द्वारा लाया गया, तो आपको अगर पता है ना तो आप बोल दिया कीजिए। ठीक है, आपको कोई सुन नहीं रहा है लेकिन आप बोल दिया कीजिए। और जब हम लोग YouTube पर लाइव आएंगे बहुत जल्द, 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगे, तब उसके बाद आप उसको टाइप करके भेजिएगा कमेंट सेक्शन। तो अभी बोल लिया कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस बनेगा।
अगर बातचीत करते रहेंगे, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि एटम किसने दिया, आपको पता है डाल्टन, तो आप चुप नहीं हो, आप बोल दे, वहां पे आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन बोल दे हाँ डाल्टन। कुछ पता हो कि कब दिया, हाँ बोल दे सर 1808। ये आदत डालिए, ऐसा करने से कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा आपका धीरे धीरे, और दिमाग कंसंट्रेट हो पाएगा, माइंड फोकस होगा उस जगह पे। अदरवाइज हम लोग, आप गौर किए होंगे कि वीडियो देखते देखते अपना दिमाग कहीं से कहीं चला जाता है। तो दिमाग को कंसंट्रेशन माइंड का बरकरार रखने के लिए जरूरी है उसमें इन्वॉल्व हो, और इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, हम रिप्लाई करें। तो आइए आप रिप्लाई कर लीजिए ना। एटम किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, आपको पता है जॉन डाल्टन ने। कब दिया ये भी बता दें, 1808। एटम दो शब्दों से मिलकर बनाया गया, ए एंड टॉम, ग्रीक भाषा की दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलाया गया, ए एंड टॉम। ए का मीन्स होता है बेटा नॉट, ए मीन्स नॉट, एंड टॉम मीन्स डिवीजन, जिसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एटम। 1808 बहुत पुराना नहीं, हम लोग के 2-3 जनरेशन, 3 जनरेशन ऊपर की चीजें हैं। मतलब आज से 200 साल पहले की बात हो रही है, 210-12 साल पहले की बात हो रही है। उस समय में एटम लाया गया, उससे पहले साइंस को एटम नहीं पता था। कह सकते हैं कि अपना साइंस जो डेवलप किया ये रिसेंट 200-250 सालों में डेवलप हुआ है। ये 200-250 सालों में डेवलप हुआ अपना साइंस, और केमिस्ट्री खास करके और लेट से डेवलप हुई है। जैसे जैसे केमिकल बॉन्डिंग डेवलप हुआ है, केमिस्ट्री डेवलप हुई है। तो बोला गया डाल्टन के द्वारा, 910 में इसकी थियरी दी गई थी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, कि किसी भी मैटर का जो अल्टीमेट फंडामेंटल थिंग है, अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल है, दैट इज एटम। किसी भी मैटर का, आपके हाथ में पेन है सर, इसका अल्टीमेट थिंग जो अल्टीमेट पार्टिकल जो बोला गया एटम है। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर इनटू एनी सब एटॉमिक पार्टिकल, ऐसा कहना था डाल्टन का, कि एटम को फिर किसी चीज में हम नहीं तोड़ सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वो फंडामेंटल है, वो आखिरी कण है, वो सूक्ष्मतम कण है। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन ने क्या क्या चीजें बोली एटम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, एटम इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन्स आप कह सकते हैं जिसका डिवीजन नहीं हो सकता है, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर हिंदी में जानना चाहें, कुछ लोग स्टेट बोर्ड वाले भी हैं, तो मैं कभी कभी टर्म्स लिख भी दिया करूंगा। अविभाज्य, जिसको आप दोबारा से तोड़ नहीं सकते। सेकेंड, एटम इज अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। आप समझिए अच्छे से, एटम परमाणु अल्टीमेट आखिरी, सूक्ष्मतम सबसे छोटा हो सकता। मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो कुछ लोगों को लग रहा हो पता नहीं सर क्यों लिख रहे हैं। ये सोचिए कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख सकते हैं, स्टेट बोर्ड वाले लोग देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश थोड़ी कम आती है वो लोग भी देख सकते हैं, इसलिए लिखना पड़ रहा। फिर धीरे धीरे उनको भी आ जाएगी लेक्चर प्रोसेस के साथ, प्रोग्रेस के साथ, फिर हम लोग लिखना बंद करेंगे। पार्टिकल कण, मैटर आप जानते हैं पदार्थ, मतलब किसी भी पदार्थ के सबसे आखिरी और सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा गया है। ये 2 पॉइंट है, और भी पॉइंट्स हैं इसमें, यहां मैं लाइन खींच रहा हूं और यहां पे उस पॉइंट्स को लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज स्ट्रक्चरलेस। उन्होंने ऐसा बोला कि परमाणु का कोई आकार नहीं होता है, आकारहीन। एटम इज स्ट्रक्चरलेस, और उन्होंने बोला कि परमाणु को आप बना भी नहीं सकते हैं और किसी परमाणु को आप नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। एटम को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और एटम को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो अपन ये भी लिखेंगे, एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये बातें कहलाई डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन ने एटम के बारे में इतनी चीजें बोली,
और भी बातें हैं, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में हैं। हम लोग उन चीजों को समझना चाहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो थोड़ी चीजें नीडेड है, पीरियोडिक टेबल की, एसपीडीएफ ब्लॉक की थोड़ी थोड़ी चीजें जिसको लेकर के हम लोग एक तैयार कर सकते हैं, एक एरिया तैयार कर सकते हैं, जिससे आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कह सकते हैं कि अच्छे से समझा जा सकता है इनऑर्गेनिक का आधार। तो एटम के बारे में इतनी चीजें बोली। सवाल उठता है कि क्या आज के मॉडर्न केमिस्ट्री में ये बातें सही है? तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग सुनते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटम के अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इन सब चीजों के बारे में सुनते हैं। एक्चुअली मॉडर्न केमिस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ही जिक्र नहीं है। जिक्र तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हैं जो एटम की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, या कोई एटम अनस्टेबल है तो उनके इनस्टेबिलिटी के लिए वो पार्टिकल जिम्मेदार है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आज के डेट में। साइंटिस्ट उसको दिन ब दिन ढूंढ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उनके चीजों को पता कर रहे हैं। कभी चार्ज पता कर रहे हैं, कभी मास पता कर रहे हैं, कभी साइज पता कर रहे हैं, कभी स्पिन पता कर रहे हैं, कभी मैग्नेटिक नेचर पता कर, बहुत सारी चीजें हैं। कभी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर पता कर रहे हैं। बहुत सारा प्रॉपर्टी है जिसके बारे में साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए हैं, और वो एटम में किस तरीके से काम कर रहा, उसका रोल क्या है, उसका जगह क्या है, किस प्लेस पर है, वो न्यूक्लियस के अंदर है या न्यूक्लियस के बाहर है, चारों तरफ है, कहां पर है, उसका लाइफ क्या है, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो किससे बनता है। समझिए बहुत सारे सवाल है। तो इन शॉर्ट आपको समेट के हम लाए। कहना यह है आपको कि मॉडर्न केमिस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देयर कुड बी सेवरल सबएटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो परमाणु के स्थिरता और अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे हो सकते हैं, हम लोग उनके नाम पर चर्चा करते हैं, लेकिन उनको डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अपने सिलेबस के दायरे में रहना ज्यादा बेहतर है। आप लोग अगर कभी सुने होंगे तो शायद पॉजिट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं, शायद मैं न्यूट्रिनो की बात कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कुछ का नाम लिखना चाहता हूं और वापस उसको हम लोग समेटेंगे। ध्यान से देखिए, इन मॉडर्न केमिस्ट्री, मैं पॉइंट बना के मैं लिख रहा हूं, इन मॉडर्न केमिस्ट्री मेनी सब एटॉमिक, सब एटॉमिक मीन्स हुआ दोस्त एटम का, मेनी सब एटॉमिक particles have been considered which are supposed to be responsible for stability of, या instability भी लिख सकते हैं दोनों, इन मॉडर्न केमिस्ट्री, आज की केमिस्ट्री में मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन कंसीडर्ड, कंसीडर्ड माना गया, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल किसको बोला हमने? जो पार्टिकल एटम से बिलोंग करता है उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंसीडर्ड किए गए हैं, विच आर कंसीडर्ड, विच आर सपोज्ड, जो कि माना गया है कि जिम्मेदार है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए दोस्तों? तो फॉर स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु की स्टेबिलिटी के लिए या इंस्टेबिलिटी के लिए वही जिम्मेदार है। हम उन पार्टिकल्स का कुछ का नाम भी यहां जिक्र करेंगे, सारे का तो नाम किसी को नहीं समझ में आ सकता है, क्योंकि बराबर कोई ना कोई नया पार्टिकल्स अलग अलग न्यूक्लियर चेन, न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू आ जाते हैं। शॉर्ट में 2-4 पार्टिकल्स का नाम लिख करके हम लोग वापस निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दुनिया में। आप देख लीजिए उसको अच्छे से, मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। जी हाँ, तो आइए अब हम लोग कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जिनकी चर्चा कर रहे थे कि कुछ और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावे क्या है, कुछ 2-4 का नाम लिखा जाए। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा जे थॉमसन ने लाया था 1896, 1896।
एक्चुअली डिस्कवरी तो 86 की ही है, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज, उसके चार्ज पर जो स्पेसिफिक चार्ज पर चर्चा हुई थी वो 96 के लिए, इसलिए 96 ही लिखा जाता है। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने लाया था 1900। फिर आपने जाना होगा तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो ढूंढा गया, दैट वाज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, 1932 में इन्होंने लाया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1906 का। इसके लिए बहुत लोग बोल देते हैं कि नोबेल प्राइज मिला हुआ 1908 का। मैं बोल दूं, इस चीज के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है, मिला है लेकिन इस चीज के लिए नहीं मिला, वो रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है। नोबेल प्राइज बहुत रेप्यूटेड, बहुत बड़ी चीज है, जो अच्छे डिस्कवरी, माइलस्टोन, कोई बड़ी चीजें अगर खोज हुई है तो उसके लिए साइंस में दी जाती है। न्यूट्रॉन के लिए चैडविक को मिला था नोबेल प्राइज 1935। फिजिक्स के हैं ये सारे नोबेल प्राइजेस। इसके बाद आइए और पार्टिकल्स पे आया जाए। पॉजिट्रॉन, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि डिस्कवरर का नाम पता हो और ईयर पता हो, बस मैं एक स्टोरी के लिए आपको समझा रहा हूं कि आप समझिए कि कैसे 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 एटम के और पार्टिकल्स धीरे धीरे ढूंढे गए। पॉजिट्रॉन 1932 से 35 में लाया गया था एंडरसन के द्वारा। 1932 से 35, 32 ही बोला जाता है सामान्य तौर पर, लेकिन 32 to 35। एंटी प्रोटॉन, ये पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, आप इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। E+ लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, सिर्फ चार्ज जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। एंटी प्रोटॉन, मैंने बार बार बोला कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के डिस्कवरर को का पता होना चाहिए, इन तीनों का लेकिन पता होना चाहिए। एंटी प्रोटॉन जैसे चैम्बरलिन और सीगर ने उसको ढूंढा था, और आप जानते हैं इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1955, 56 बोला जाता है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इन दोनों को 59 का। तो खैर एनीवेज और भी बहुत सारे हैं, जैसे न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो में भी तीन तरह के, सिंपल न्यूट्रिनो में 3 तरह के न्यूट्रिनो हैं। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो 1956 में आया था। जैसे म्यूऑन न्यूट्रिनो, देखिए आप ईयर को समझ दीजिए, बस ईयर पर ध्यान दीजिए। 1962, पार्टिकल्स याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूट्रिनो आप देखिए कितना रिसेंट आया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके हम आगे बढ़ गए। हाँ मेनली बोलिए काम चलेगा। सॉरी 2000, देखिए कितना रिसेंट आया तो न्यूट्रिनो। क्वार्क्स, स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने इसको 1968 में लाया था। क्वार्क्स, सिग्मा, बहुत सारे हैं। इंटरमीडिएट बोसॉन्स, मेनी मोर। अब आइए, क्या हमने आपको दिखाया? जाहिर सी बात है हम लोगों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखा जाए। कब है? 1896, 1900, 1932, मतलब एटम आया 1808, 1808, और इलेक्ट्रॉन आया 1896, ऑलमोस्ट 1900। मतलब ये 90 साल का फासला, सिर्फ ये यहां पर आकर के पता चला कि एटम किसी चीज से बना है, 90 सालों बाद पता चला। तो आप जरा समझिए, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद तो सबको पता है साइंस का रिवॉल्यूशन, साइंस में क्रांति, हर किसी को मालूम है इलेक्ट्रॉन आने के बाद कितना चेंज हुआ है अपना साइंस। तो ये जो मॉडर्न साइंस आप देख रहे हैं, जो डेवलप्ड साइंस देख रहे हैं, हम इंसानों की जो ये अभी की साइंस देख रहे हैं, ये साइंस बेसिकली 1900 इलेक्ट्रॉन के आने के कुछ सालों बाद से ही शुरू हुई है।
इनफैक्ट जब इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर मिल गया एक बार 1925-26 में, उसके बाद से ये रिवॉल्यूशन है केमिस्ट्री की। मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शंस सारे बहुत बड़े बड़े या ज्यादा संख्या में रिएक्शंस, और केमिस्ट्री के रिएक्शंस की वजह से मेडिसिन इंडस्ट्री में तहलका मचना, नए नए तरह के मेडिसिन, अलग अलग तरह रोग के, अलग अलग डिजीज के लिए वैक्सीन रेडी करना, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर आने के बाद, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग के डेवलप होने के बाद, नए नए मॉलिक्यूल्स ढूंढे जाने की वजह से हुए हैं। अब कोई चीज भी सिंपल नहीं रहा, कोई भी चीज। सेरामिक एक सिंपल सी चीज होती है, सेरामिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं बेसिन बनाने में काम आता है, टॉयलेटरीज में कुछ में काम आता है वो। आप उस सिरामिक को देखिए, उस सिरामिक में भी स्क्रैच प्रूफ सिरामिक, ग्लास की तरह साइन करने वाला सिरामिक, टफेंड सिरामिक, क्या क्या वैरायटी आ गया। क्यों? आप उसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाए, उसका प्रॉपर्टी बदलते चले जाता है। घड़ी पहनते हैं आप, मोबाइल के फोन में ग्लास होता है, सिंपल ग्लास है, अब ग्लास में क्या क्या चीजें ऐड कर दीजिए, बहुत सारी चीजें, कोरेंडम ऐड कर दीजिए और ग्लास को रगड़ते रहिए। बहुत सारे स्विस ब्रांड की वॉचेज आते हैं, तो आप उसके ग्लास को स्क्रैच करते रहिए, वॉल पे दे करके, मैंने दिखाया कई बार बच्चों को, आप स्क्रैच मारते रहिए, कुछ नहीं होगा। क्यों? भाई उसमें कोरेंडम मिला दिया गया ग्लास में। तो केमिस्ट्री में इतने तरह के कंपाउंड्स ढूंढे चले गए, तो उसका फायदा किस चीज में हुआ कि जो मटेरियल बनना स्टार्ट हुआ, उस मटेरियल में चीजों को मिला करके प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड कर लिए, प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई कर लिए, ब्यूटिफाई कर लिए और अच्छा कर लिए। तो इलेक्ट्रॉन के आने के बाद और इलेक्ट्रॉन को वेव का दर्जा मिलने के बाद साइंस की कहानी पूरी की पूरी बदल जाती है। तो हम लोग का मेन थीम पार्टिकल 1932 तक है, लेकिन उसके बाद भी पार्टिकल्स ढूंढे रहे चले गए। हम लोग बहुत सारे फैमिली पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फैमिली, बैरॉन्स फैमिली, पियोन्स फैमिली, मेसॉन्स फैमिली, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम लोग, तो कोई और छोड़ नहीं है, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। हाँ, अब हम लोग समेटते हैं चीजों को। क्या? जितने ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम मानेंगे, कंसीडर करेंगे 11th 12th की केमिस्ट्री, उतनी डिफिकल्ट होगी, उतनी मुश्किल होगी, क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज को भी समझना होगा, वो कहां पाए जाएंगे एटम में, ये भी बोलना होगा। तो हम लोग अपन क्या लिखेंगे कि हम लोग ज्यादा डिस्कवरी सर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा लेने से एटम की केमिस्ट्री डिफिकल्ट होगी। तो एटम की केमिस्ट्री को सिंपल रखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मुख्य रूप से कंसीडर करेंगे। ये बोल के आगे निकलेंगे, लेकिन ये क्यों हमने पढ़ाया? सिर्फ ये बताने के लिए कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आप ये ना बोले कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और उसके बाद एटम में कुछ नहीं है। हमने क्या बोला? बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अभी भी बहुत सारी डिस्कवरी चल रहे हैं उस पर। आपने देखा कि 2000 में टाउ न्यूट्रिनो आया है, कितना रिसेंट ईयर्स है ये। तो चलिए हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। क्या लिखेंगे? अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट भी है वीडियो देखने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को पोस्ट कर देंगे और उसका सही जवाब जो कुछ भी होगा, जो भी डाउट होगा आपको, उसको पेज पर हम लोग सॉल्व करके कोशिश करेंगे। मैं तो जरूर कोशिश करूंगा कि उसको पेज पर सॉल्व करके उसमें पोस्ट कर दूं, अगर वो यहाँ पे सॉल्व होने लायक है। अगर वो डाउट आगे का है तो फिर हम लोग उसको थोड़ा डिले करेंगे, बाद में देखेंगे। उम्मीद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहां से बाहर आते हैं। With each discovery, picture of atom becomes more complex. With each discovery, हर एक खोज के साथ पिक्चर ऑफ एटम, परमाणु का पिक्चर, चित्र, बिकम्स, हो जाना, इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ। जितना ज्यादा डिस्कवरी अज्यूम करेंगे, हर एक डिस्कवरी बढ़ने पर एटम का पिक्चर उतना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए एटम के पिक्चर को सिंपल रखने के लिए, समझने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सबसे मेन और बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल लेकर के केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
and neutrons are considered as, considered अभी हमने बताया था, माना गया simplest subatomic particles of atom। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम का सिंपलेस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल लिया गया, क्योंकि इसके बाद अगर लेंगे तो एटम का पिक्चर और कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिट्रॉन पढ़ना नहीं है। आपको जब फिजिकल वाले सर पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स, तो आप जब उसमें रेडियो एक्टिविटी डील कर रहे होंगे, आप न्यूक्लियर फिजिक्स डील कर रहे होंगे, या आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील कर रहे होंगे, तो आपको पॉजिट्रॉन आएगा ही आएगा, आपको मेसॉन्स आएगा ही आएगा। कुछ कुछ पार्टिकल्स आना ही आना है, वो पार्टिकल आपको पढ़ना है। तो हमने थोड़ा सा इसीलिए ब्रीफ भी किया कि चलो ठीक है, न्यूट्रिनो भी आपको चर्चा में आना ही आना है। लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत सारे हैं। पियोन सी फैमिली नहीं है, बेरॉन सी फैमिली नहीं है, लेप्टॉन सी फैमिली नहीं है, और भी फैमिलीज हैं। तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से अभी तक का हम लोगों का कंक्लूजन हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सबसे सुलझा हुआ सिंपलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल लेते हैं, ताकि एटम का पिक्चर सिंपल, ल्यूसिड एंड अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा समझने लायक हो। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगले पेज पर अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए इस तरीके से अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करें। पेज नंबर 3, रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां पे चलिए हमने इलेक्ट्रॉन लिखा, यहां पे हमने चलिए प्रोटॉन ले लिया, और यहां हमने न्यूट्रॉन ले लिया। अब इनके रिलेटिव प्रॉपर्टीज पर हम लोग डिस्कशन करें। तुलनात्मक गुण, सबसे पहला पॉइंट यहां डिस्कवरी लिखा जाए। ध्यान दीजिएगा जरा, बड़ी अच्छी बातें बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, हमने फिर बोला आपको कि आपको साथ में बोलना चाहिए वीडियो के साथ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जे थॉमसन। कब? अभी हमने आपको बताया था 1896। प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट हमने आपको बताया था अर्नस्ट रदरफोर्ड 1900। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जेम्स चैडविक। आप चैडविक साहब की जिंदगी को पढ़ें, गूगल पर पढ़ें। साइंटिस्ट की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ हमारे राजनेताओं की जिंदगी, हमारे पॉलिटिशियंस की जिंदगी। तो इसमें इंटरेस्ट लीजिए, साइंस में इंटरेस्ट आएगा तो इनकी जिंदगी को पढ़िए, आपको समझ में आएगा किस देश से में थे और कहां चले गए, इनकी सिटीजनशिप कैसे बदल गई। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल होना, और उस एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल होने से पहले न्यूट्रॉन का खोज होना। न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इस तरीके का कोई इसलिए न्यूक्लियर अटैक भी नहीं था, सेकंड में था। और कैसे चैडविक का नाम, उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, पढ़िए, ये गूगल पर पढ़िए। ये कहानी थोड़ी लंबी है, मैं अभी सामने नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप पढ़िए, न्यूट्रॉन की जीवनी पूरी की पूरी पढ़िए। एनीवेज, आइए जे थॉमसन हमने अभी लिखा भी, अवॉर्डेड बाई 1906 नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोबेल प्राइज मिलना अलग चीज है और उस चीज के डिस्कवरी के लिए मिलना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला है किनको? थॉमसन को, रदरफोर्ड। अवॉर्डेड बाई 1908
नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स फॉर हिज वर्क इन एरिया ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नॉट फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। समझे शायद आप चीजों को। एरिया ऑफ रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में दोस्तों काम करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, ना कि प्रोटॉन डिस्कवरी के लिए। और इनको एक बार फिर अवॉर्डेड बाई 1935 नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इनको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मिला है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 1901 से ही शुरू हो गया था और सबसे पहला केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज जिनके नाम क्या पता है? केमिस्ट्री में फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री किन्हीं को मालूम है तो साथ पैरेलल में आप बोल करके देख लीजिए और मैच कर लीजिएगा। ही वॉज वेंट हॉफ। आप पढ़ेंगे फिजिकल में वेंट हॉफ का नाम आता है। इनको सबसे पहला 1901 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का मिला था। एनीवेज, आइए अब एक बात और इंटरेस्टिंग बात है आपको बताऊं। थॉमसन 1896, रदरफोर्ड 1900, चैडविक 1932। थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे चैडविक। थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। कितना इंटरेस्टिंग है। 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल, देखिए इनके गॉडफादर, इनके स्टूडेंट ये रदरफोर्ड और इनके स्टूडेंट ये चैडविक। हैप्पी टीचर्स डे। आज का लेक्चर यहीं तक रहता है। अगले क्लास में प्रॉपर्टीज में और चीजों को लेके आएंगे। जैसे हम लोग इसके बाद डिस्कवरी की बातें करेंगे, एक्सपेरिमेंट की, कि डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट के आधार पे हुआ। फिर चार्ज की बातें करेंगे, रिलेटिव चार्ज की बातें करेंगे, मास की बातें करेंगे, रिलेटिव मास की बातें करेंगे, सिंबल की बातें करेंगे, स्पिन की बातें करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगले क्लास में हम लोग इसको यहां से लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं यहां से हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, केमिस्ट्री बाय लेजेंड्स चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस न करें। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग गैलरीज, प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो रोज आप शाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए पहुंच जाया करें समय से। और हाँ, कोई लापरवाही नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको चैनल पे किस समय में मिलेगा? आपका लेक्चर रिलीज होगा कब? 9:15 PM, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन तीनों दिन। तो आप समय से 9:15 पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ट्यून कर लीजिए। और बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक की भी टाइमिंग हम लोगों ने बताई है। बावजूद उसके कुछ भी हो, इस नंबर को सेव कीजिए केमिस्ट्री बाय लेजेंड्स के नाम से, और इस पर क्वेरीज अपनी कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग रेगुलर क्लासरूम में जल्द से जल्द आए, हम लोगों के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, अभी आप फ्री लेक्चर्स ले रहे हैं। 15 डेज का हम लोगों ने फ्री लेक्चर्स अनाउंस किया था, जो 30 तारीख से स्टार्ट हुई थी। बावजूद उसके मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, आप आए, एडमिट करें खुद को, एनरोलमेंट करवाएं, ताकि बहुत सारे अलग अलग फीचर्स का आप फायदा उठा सकें। आप अपने दोस्त मित्र लोगों को भी बोलिए, चैनल पे हमारी पीछे की वीडियोस पड़ी हैं, उनको देखें। हाँ, आप कंफ्यूज ना हो, चैनल पे अगर आप कोई भी फोल्डर खोलें, जैसे प्लेलिस्ट अगर ओपन करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपकी ये वाली भी केमिस्ट्री मिलेगी और आपको टारगेट बैच की भी केमिस्ट्री उसमें मिलेगी। तो आपके वीडियोस कौन होंगे, उसमें क्लियर लिखा रहेगा। आपका फाउंडेशन बैच के लिए क्लियर लिखा रहेगा सेशन 2020-22, वो लिखा रहेगा, मेंशन किया हुआ रहता है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके हम लोग मेंशन करते हैं उस पर। तो उसके हिसाब से आप पढ़ें। अगले क्लास में दोस्तों फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।